Dear student, as you know well that we are discussing about the series of the lecture based on the BNSS. Under chapter 2 titled Constitution of Criminal Codes. In earlier video, we have already discussed the composition of the criminal courts, in which we have discussed that there is a higher court of the country, that is the Supreme Court, thereafter the High Court, and under the lower court, first the Court of Session, thereafter the additional session judge, thereafter the chief judicial magistrate, assistant chief judicial magistrate, and judicial magistrate first class, and judicial magistrate second class. It is the hierarchy of the court, which we have already discussed. Thereafter we have discussed in detail, that is the public prosecutor under section 18 of the BNSS. Public prosecutor के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, हम लोगों ने we have already discussed in detail the दो पुल से अपॉइंटमेंट होते हैं. एक तो बाई फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो है एपीओ का एग्जाम देके जो है परमानेंट असिस्टेंट परमानेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है, और एक बाई जो है पैनल तैयार करके डीएम जो है वो सेशन जज से या फिर हाई कोर्ट से डिस्कस करके राज्य सरकार जो है वो अपने अस्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट स्तर पर और लोअर कोर्ट स्तर पर जो है वो करती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल ऑल दिस थिंग्स. Public prosecutor and additional public prosecutor. Under the section 19, now we are going to discuss, that is the assistant public prosecutor. So it is a detailed provision of the assistant public prosecutor. Section 19 first talks about the state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. यानी कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होगी वो होगी दोस्तों कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को जो है कंडक्ट करेंगे. यानी कि अगर आप देखें तो जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक उसी तरह से अपॉइंटमेंट जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है. स्टेट गवर्नमेंट करती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक करेगी या एक से ज्यादा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जा सकती है. 19 Clause 2 talks about the central government may appoint one or more assistant public prosecutor. जैसे हम लोग सेक्शन 18 में देखा था दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन ए डिस्ट्रिक्ट था. यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस. किसी भी केस को कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी. और क्लास ऑफ केसेस, जो कि हम लोगों ने क्लास ऑफ केसेस को हम लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले केस में देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपने केस को पैरवी के लिए या तो किसी पर्टिकुलर केस को या क्लास ऑफ केसेस को पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में, वहां पर हमने देखा था हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को केस में अपीयर होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी. तीसरा जो है विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन ए. दोस्तों यहाँ पर इसको बात समझिएगा. विदाउट प्रिजुडाइस द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2, 1 और 2 के किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रिजुडाइस होते हुए वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल. यहाँ साफ साफ कहा गया है कोई भी असिस्टेंट, इन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है. कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अवेलेबल नहीं है, देन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस के को सुनने के लिए कोई स्टेट के पास असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट डाउन हियर, दैट इज एनी अदर पर्सन. अब तक बात एडवोकेट की हो रही थी, यहां पर बात हो रही है दोस्तों एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट. दोस्तों इसे ध्यान से आप पढ़िए, सुनिए, देखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक क्लॉज है कि यहां पर किसी भी व्यक्ति को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, अब तक वो व्यक्ति को अपॉइंट कर रही थी जो कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर चुका है किसी भी कोर्ट में. यहाँ पर प्रैक्टिस की बात नहीं की गई दोस्तों, यहाँ पर बात की है किसी भी व्यक्ति को जहां कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर
अगर एपीयर हो रहे हैं, अगर जनरली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीयर होता है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। अगर कोई किसी प्रयोजन से स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डीएम किसी अन्य व्यक्ति को उस पर्टिकुलर मामले में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चार्ज हेतु नियुक्त कर सकता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को। ये अन्य व्यक्ति कौन होगा, यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया। यहाँ देखिएगा 14 दिनों की प्रायर नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देनी होगी किसी अन्य व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए। कौन व्यक्ति होगा, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही। यहाँ पर डाट कहा गया है दोस्तों, कोई भी हर एक व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, बल्कि कहा गया है कि वो व्यक्ति वो पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि मान के चलिया जाए दोस्तों, ये बहुत ही बेजोर क्लॉज है, यू कैन से दैट, कि जहां पर लिखा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा यदि he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted। यानी कि यदि वो पुलिस अधिकारी जो है उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियोजित किया जा रहा है, यानी कि अभियुक्त को जो जिस केस में अभियुक्त किया जा रहा है उस केस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पुलिस अधिकारी जो है कहीं पार्टिसिपेट न किया हो। दूसरा है इज द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ पर्टिकुलर केस एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन यहाँ पर जो प्रोवाइडेड क्लास है वहां पर मैंडेट करता है कि पुलिस अधिकारी को अगर वो नियुक्त कर रही है तो पहला शर्त ये होगी कि ऐसा पुलिस अधिकारी जो है उस केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग न लिया हो जिसके बारे में अभियोजित किया जा रहा है, और दूसरा है उसका जो रैंक होगा वो इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का ना हो, यानी इंस्पेक्टर के ऊपर का रैंक का इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के ऊपर का रैंक का कोई व्यक्ति जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो सकता है अगर डीएम चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से 14 दिन की प्रायर नोटिस देकर किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी पर्टिकुलर मामले में जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक वाली बात है क्योंकि पुलिस अधिकारी एलएलबी लॉ ग्रेजुएट नहीं होता है। पुलिस अधिकारी जनरली वो लॉ से उसका बहुत डीपली नॉलेज नहीं होता, जैसे कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि एलएलबी करने के पश्चात एग्जामिनेशन क्लियर करने एपीओ का एग्जाम क्लियर करने का प्री मेंस देकर इंटरव्यू देके वो आया है, वो पूरा एलएलबी का पूरा एक्ट वर्क इंस्टीट्यूट पढ़ा रहता है। लेकिन ये पुलिस अधिकारी जो है वो एलएलबी लॉ का कोई नॉलेज नहीं होता है डिस्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम 15-20 साल एक पुलिस अधिकारी को लगता है। अतः 15-20 साल में तमाम वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका रहता है, अतः वो अपने अनुभव के आधार पर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कार्य को जो है वो अंजाम दे सकता है। यहाँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए कहा गया है किसी पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक का ऊपर का हो और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट न किया हो वैसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी जो है ऐसा पुलिस अधिकारी जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 के प्रयोजन से बन सकता है। अब आइए दोस्तों सेक्शन 20 नाउ, अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो पूरा सेक्शन समाप्त हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सेक्शन 20 विच टॉक्स अबाउट द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। पूरा का पूरा बड़ा पैराफेरनालिया जो है हम लोगों ने देख लिया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई एग्जामिनेशन अपॉइंट होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई एक्सपीरियंस अपॉइंट होगा जो 7 साल की सेवा कर चुका हो और स्टेट गवर्नमेंट की राय से विद द परमिशन ऑफ द डीएम विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज जो है वो एक पैनल ऑफ लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट से जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का चयन कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस के लिए। तो एक भारी भरकम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देयर द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि बहुत बड़ा स्टेट के पास एक बहुत बड़ा पुल होता है जो तमाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब इस पूरे के पूरे पुलिस प्रोसिक्यूटर को नियंत्रण करने के लिए, उसको सुपरविजन करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक बड़ा सा डायरेक्टरेट बनाया गया है जिसको कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। यानी कि ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत ही सारे पीपी और असिस्टेंट पीपी और एडिशनल पीपी जो है वो कार्य करते हैं। सेक्शन 20 सब क्लॉज 1, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश, स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है कि वो एस्टेब्लिश करेगी a directorate of prosecution in the state consisting of a director
एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये बनाएगी जो कि डायरेक्टर के निगरानी में कार्य करेगा, एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट थिंक फिट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वो उतने जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति करेगी। यानी कि पहला नियुक्ति होगी डायरेक्टर की, जो कहेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और एक से ज्यादा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति जैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी। एज केस लिखा हुआ है एज इट थिंक फिट, जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वो एक या एक से ज्यादा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन DDP की नियुक्ति करेगी। दूसरा दोस्तों सेक्शन 20 के सब क्लॉज बी में बताएगा अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एज मेनी एज डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट इट डीम फिट। पूरे स्टेट के लेवल पर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन करेगी, बनाया जाएगा। और फिर यहाँ पर 20 में सब क्लॉज बी में कहा गया, ए में कहा गया है पूरे स्टेट के लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा, जबकि बी क्लॉज कह रहा है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी, यहाँ बात की गई दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा जो बनेगा डिप्टी डायरेक्टर से और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट इट, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे इसे अपॉइंट कर ले। दोस्तों इससे केस इस डायग्राम को देखिए जो सेक्शन 20 सब क्लॉज ए में बताया गया है कि सेक्शन 20 में बताया गया है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन DOP बनाया जाएगा, जिसमें दो प्रकार के डायरेक्टर्स होंगे, पहला है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। उसी तरह से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा, उसमें भी दो व्यक्ति होंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। दोस्तों याद रखिएगा, इसको DOP कहेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो स्टेट लेवल पर बनेगा, और दूसरा है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, DDOP बनेगा, जिसमें कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उसके नियंत्रण में रहे, वो हेड करेगा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को, और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उसके मातहत कार्य करेगा। यानी कि दो डायरेक्टरेट बनेगा, पहला डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन DOP और दूसरा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन DDOP। तो यही बात जो तो यहां पर बताई गई है। अब आइए सेक्शन 20 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। कौन सा व्यक्ति इसमें डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, ये बताया गया है, एलिजिबिलिटी बताई गई है सब क्लॉज 2 में। ऐसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन दो लोगों का क्वालिफिकेशन सेम है, या तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी होगी ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर। 15 साल की प्रैक्टिस होगी, वो किसी भी कोर्ट में 15 साल की एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो, या इज और हैज बीन अ सेशन जज, सेशन जज है या हैज बीन, इज है यानी कि सेशन जज है या हैज बीन अ सेशन जज या सेशन जज रहा हो। दो प्रकार के व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नियुक्त होने के लिए एलिजिबल होंगे। पहला है उसने 15 साल के कोई भी एडवोकेट जिसने कि 15 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो, दूसरा है या तो सेशन जज है या रह चुका है। ये दोनों व्यक्ति जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। तीसरा इसी सेकेंड क्लास का सब क्लास 2 एक आता है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि तीसरा वाला जो है हम इसकी ये और ये जो है ये तीनों व्यक्ति 15 साल की प्रैक्टिस प्लस सेशन जज है या रह चुका है, इसके लिए है 7 साल की प्रैक्टिस या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रह चुका है। यानी असिस्टेंट पब्लिक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो व्यक्ति नियुक्त होगा, असिस्टेंट ये वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति नियुक्त होगा जो 7 साल जिसकी कम से कम प्रैक्टिस हो गई हो और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रह चुका हो। ऐसे व्यक्ति जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अब नियुक्ति हो गई, पहले एस्टेब्लिशमेंट हो गया, दूसरा एलिजिबिलिटी हो गई, तीसरा सेक्शन 20 से क्लॉज 3 बताया गया है अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द होल डिपार्टमेंट इन द स्टेट। जो
जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका जो चीफ होगा उसे हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहेंगे, और जो कि होम डिपार्टमेंट के, स्टेट के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करेगा। चौथा है एवरी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी द सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो सेक्शन 20 का सब क्लॉज 4 दोस्तों ये बता रहा है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अधिकारी ये है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसके मातहत जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के मातहत जो है असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। ये सबऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उससे दूसरे नंबर पर जो सबऑर्डिनेशन में होगा वो होगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और तीसरे नंबर पर सबऑर्डिनेशन में होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिफ्थ क्लास करा एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर and special public prosecutor appointed by the state government under subsection A8 or of the section 18 to conduct cases in the high court shall be subordinate to the director of prosecution। दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 5 ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 1 और 8 आप सेक्शन 18 के अंतर्गत जो भी अपॉइंट किए गए हैं वो सारे के सारे जो है ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत, यानी पूरा का पूरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूरा एक पूरा का पूरा जो पैराफेरनालिया है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के तहत कार्य करेगा। 6 में बताया गया एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 18 टू कंडक्ट केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये सभी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट में अपीयर होंगे। एंड एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन ए अंडर सेक्शन 90 शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। यानी कि यहाँ पर पुनः बताया गया है कि जो सबसेक्शन 6 है, अगर सेक्शन 20 का सबसेक्शन 6 को देखे तो ये बात कर रहा है दोस्तों कि सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 3 और 8 ऑफ द 18 लोअर कोर्ट में राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए नियुक्त किया गया है, और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं अंडर सेक्शन 90 सब क्लॉज 1 वो सभी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत कार्य करेंगे। ये सारे का सारा जो है वो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसका हेड होगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो जो है उसके नेतृत्व में सारे लोग कार्य करेंगे। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन प्लस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसके मातहत कार्य करेंगे। इसे दोस्तों इसे जो है आप जो है इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डीओपी के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो गया, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो अपॉइंटमेंट होगा 15 साल की सेवा हो जाएगी तब वो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के एलिजिबल होगा, या सेशन जज होना चाहिए या है या रह चुका है, प्लस डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो व्यक्ति होगा जो 7 साल की सेवा कर चुका है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रह चुका है। अब जो सेक्शन 4 है वो कह रहा है कि सबऑर्डिनेशन में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डीओपी के अंतर्गत डीओपी जो है सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके बाद एडीओपी होगा और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पर अब सेक्शन 5 कह रहा है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो है वो एडीओपी को नियंत्रण में काम करेगा, प्लस पीपी, एपीपी और एसपीपी जो है वो एडीओपी के नियंत्रण में कार्य करेगा। सेक्शन 7 बात कर रहा है दोस्तों द पावर एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी द मॉनिटर। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका पावर होगा कि वो ऐसे केसेस जो कि 10 साल से ज्यादा अफेंस के पनिशमेंट से दंडनीय है या फिर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है, ऐसे केसेस को जो है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सुनेगा।
सेक्शन 18 बात कर रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है पुलिस रिपोर्ट की बात की गई दोस्तों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन हियर दैट कि पुलिस रिपोर्ट को जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो एग्जामिन करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा और उसकी रिपोर्ट को और मॉनिटर और केस को मॉनिटर करेगा। यहां पर ये बात नहीं की गई दोस्तों। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से ज्यादा केसेस की मॉनिटरिंग करेगा। उस केस को एक्सपीडाइट करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा उठाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रत्येक केस को जो है एग्जामिन करेगा, स्क्रूटनी करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। ऐसे केसेस जो 7 साल से ज्यादा और 10 साल से कम के सजा से दंडित है, ऐसे केसेस की मॉनिटरिंग जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन करेगा। तीसरा है द फंक्शन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल लेस देन 7 ईयर्स। यानी कि दोस्तों 8 सेक्शन 7, 8, 9 में 7 में बात की गई है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 10 साल से ज्यादा, आजीवन कारावास और मृत्युदंड के केसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए समय समय पर जो है वो उसकी केस की मॉनिटरिंग करेगा। एक में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बात करता है 7 साल से ज्यादा और 10 साल से कम के केसेस में वो रिपोर्ट या केस को एग्जामिन करेगा, स्क्रूटनी करेगा और पुलिस रिपोर्ट को और मॉनिटरिंग करेगा। जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो 7 साल से कम के केसेस को मॉनिटरिंग करेगा। यहाँ पे तीनों में फंक्शन बताए गए दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। 10 में बात की गई है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, 8 एंड 9 द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। इस संहिता के अंतर्गत जितने भी नियम कानून है, जितने भी प्रोविजन है, उस सब के अधीन जो है वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कार्य करेगा। Section 18 talks about the other power and function of the director of the prosecution, deputy director of the prosecution, and the assistant director of the prosecution, and the areas for which each of the deputy director of the prosecution or assistant director of the prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। दोस्तों यहाँ बात की गई है, यहाँ बात सेक्शन 11 talks about the प्रत्येक डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो है अपना पावर एंड फंक्शन उस एरिया में करेंगे जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई करता है और नोटिफाई करता है। उसमें जो है डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो है जो अपॉइंट किया गया है उसके एरिया को स्पेसिफाई करेगा, नोटिफाई करेगा। ये काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सेक्शन 12 that is very important clause दोस्तों, the provision of this section shall not be applied to the advocate general for the state। एक राज्य का महाधिवक्ता होता है दोस्तों, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट while performing the function of a public prosecutor। जब स्टेट का महाधिवक्ता अगर किसी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह कार्य कर रहा है तो पूरा का पूरा कोई जो भी प्रावधान है इस संहिता के अंतर्गत पीपी पर, ये पीपी का ये उस पर अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि राज्य का महाधिवक्ता जो है उसको एग्जाम किया गया है कि इस सारे सेक्शन 18, 19 और 20 के कोई प्रावधान जो है राज्य का के एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पर अप्लाई नहीं करता। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है राज्य का बहुत ही प्राइवेट अधिवक्ता होता है। इस पर जो है बीएनएसएस के धारा 18, 1920 के यानी किसी के महताहत कार्य नहीं करेगा, डायरेक्टरेट के महताहत कार्य नहीं करेगा, जबकि वो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो कार्य करता है। अतः राष्ट्र के जो स्टेट का जो महाधिवक्ता होता है उसको इस सारे प्रावधान से एग्जम्प्ट किया गया है। अब दोस्तों चैप्टर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 12 समाप्त हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 13 विच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पावर क्या क्या होंगे ये चैप्टर 3 में बताया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 में जो 6 से लेकर 20 तक में था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड। अब कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो गया है। क्रिमिनल कोड के जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था, एक तरफ कोर्ट था, सबसे हायर कोर्ट था हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशन कोर्ट, उसके नीचे एडिशनल सेशन कोर्ट, उसके नीचे सीजीएम का कोर्ट, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और उसके बाद
पीपी, एपीपी और उसके बाद जो है सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें हमने वो देखा था डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये पूरा का पूरा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड था। अब पावर ऑफ द कोड को कौन कौन से पावर होंगे, पहला बताया गया सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट द कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, कौन सा ऑफेंस किस कोड के द्वारा ट्राइबल होगा। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द संहिता, एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 में बी ट्राइबल। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस 2023 अप्लाई किया गया है उसमें तमाम ऑफेंसेस को गिनाया गया है, तमाम ऑफेंस की परिभाषा दी गई है और साथ ही साथ उसमें उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है। तो सेक्शन 21 जो है वो बात करता है कि जो भी इस संहिता में प्रावधान लिखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एनी ऑफेंस अंडर दिस भारतीय संहिता में बी ट्राइबल बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। दोस्तों यह बात की गई है जो भी ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में बताए गए वो ट्राइबल होगा या तो हाई कोर्ट के द्वारा, इस बीएनएसएस के में जो बीएनएसएस के प्रावधानों के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा होगा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा, और या जो बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए सारे ऑफेंस जो जिस कोर्ट में ट्राइबल बताए गए हैं उस कोर्ट में उसका ट्राइबल होगा। यानी कि जो बीएनएसएस में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ऑफेंस बताए गए हैं और उस ऑफेंस का ट्राई कौन मजिस्ट्रेट करेगा या जज करेगा उसके बारे में बताया गया, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है उस केस का ट्राइबल किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर शर्त यह है कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 5, 6, 7, 8, 9 and 70 or 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be tried as far as practicable by the court presided over the women। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा कुछ धाराएं हैं जिसमें 63, 64, 63 talks about the rape, 63 talks about the rape, 64 talks about the punishment for rape, 65 talks about the punishment for rape in certain cases, 66 talks about the punishment for causing death or resulting in persistent vegetative, 67 talks about the sexual intercourse by the husband upon his wife during separation, 68 talks about the sexual intercourse by a person in authority, 69 talks about the sexual intercourse by employing deceitful means, 70 talks about the gang rape और 71 talks about the punishment for repeated offender। तो दोस्तों ये सारे सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट विमेन बताए गए हैं, जितने भी सेक्शन बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 में बताए गए, ये सब बीएनएस के जो धाराएं हैं वो सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द विमेन है, उसके बिल के द्वारा जो सेक्सुअल ऑफेंस किए जाते हैं। ये इस के संबंध में बताया गया है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट के कोर्ट ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन अगर ऑफेंस इन सेक्शन के अंतर्गत होगा तो ऐसी स्थिति में जो जज होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, वो विमेन होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है इस सेक्शन में। यहाँ पर शैल शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यानी कि हर स्थिति में जो है यहाँ पर जो शैल शब्द है इसका मतलब है कि हर स्थिति में जो है वो विमेन ही इस केस को शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक संभव हो सकता है वो शैल जो है वो विमेन होगी, विमेन ही ऐसे केस को, यानी जो जज होगी वो महिला जज होनी चाहिए। बी है एनी ऑफेंस अंडर दिस लॉ शैल व्हेन एंड एनी कोर्ट इज मेंशन इन द बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड हुम नो कोर्ट इज मेंशन मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। दोस्तों यहां पर बात की गई है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, यहां तो बात की गई बीएनएस में की बीएनएस की बात की गई है, यहां पर बात की गई किसी अन्य लॉ में अगर कोई ऑफेंस प्रिस्क्राइब किया गया है, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दैट बिहाफ ऑफ सच लॉ, और उस लॉ में किसी कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है, तो ऐसे स्थिति में वही कोर्ट जो है वो मेंशन करेगा, और जहां तक संभव हो सके वो हाई कोर्ट होगा या एनी अदर कोर्ट बाय विच ऑफेंस इज शोन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ट्राइबल, जो भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कोर्ट उसको ट्राइबल करने में सक्षम है वो कोर्ट से ट्राइबल करेगी। सेंटेंस की जहां तक बात की है, सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास।
सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन 22 बताया गया दोस्तों। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथराइज बाय लॉ। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, डेथ पेनल्टी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, 10 साल से ज्यादा, 10 साल से कम, 1 दिन की सजा, हाई कोर्ट कुछ भी दे सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथराइज बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ द डेथ पास बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि सेशन जज जो है वो हाई कोर्ट के तहत कोई भी सजा दे सकता है, मृत्युदंड की भी सजा दे सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड की सजा दे रहा है तो मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि मृत्युदंड का कंफर्मेशन जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा न कर दिया जाए। अदरवाइज सेशन कोर्ट को भी मृत्युदंड, 10 साल से ज्यादा या आजीवन कारावास या कोई भी सजा देने के लिए सेशन कोर्ट जो है वो अथराइज्ड है। जहां तक से सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है, तो यहाँ बात की गई है दोस्तों। द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय द लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ द डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 7 ईयर। दोस्तों ये थोड़ा सा क्लास जो है थोड़ा सा भ्रामक क्लास है कि ये कहा गया है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है बजाय 7 साल से ज्यादा, आजीवन कारावास और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। इसे साफ साफ ड्राफ्टिंग किया जा सकता था कि 7 साल से कम की सजा जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा गया 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकता है, आजीवन कारावास नहीं दे सकता है और मृत्युदंड नहीं दे सकता है। यानी कि 7 साल से कम की सजा जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। दूसरा है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। 3 साल की सजा जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है, प्लस जो है 50,000 तक की फाइन दे सकता है। और बोथ, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बीएनएसएस में जोड़ा गया है दोस्तों वो है कम्युनिटी सर्विसेज। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 सजा दे सकता है दोस्तों, या तो 3 साल से कम की सजा देगा, 3 साल से ज्यादा, 7 साल से कम की सजा जो है सीजीएम देगा, 3 साल से कम की सजा जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है, या फिर उसके फाइन दे सकता है जो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, या फिर कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। कम्युनिटी सर्विस अभी बताया जाए क्या है दोस्तों। तीसरा है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 1 साल से कम की सजा दे सकता है, प्लस 10,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है, या बोथ या फिर कम्युनिटी सर्विसेज दे सकता है। यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से कम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल से कम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 तक का जुर्माना, सेकंड क्लास 10,000 तक का जुर्माना, और दोनों ही व्यक्ति कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस को बताया जाए दोस्तों स्पेशल क्लॉज में, कम्युनिटी सर्विस शैल बी मीन टू वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू पे एनी रिमरेशन। यानी कम्युनिटी सर्विस का मतलब ऐसे सर्विसेज है दोस्तों जो कि कम्युनिटी के वेलफेयर में है, प्लस उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको रिमरेशन नहीं दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 1 साल से कम का कोई सजा का अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये कह सकती है कि आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर के बनकर जो है 1-2 साल तक अपनी सेवाएं अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके एवज में कोई भी रिमरेशन उसको नहीं दिया जाएगा। या फिर कोई भी पार्क है वहां पर सफाई करने का काम दे सकते हैं कि साल भर तक आप इस पूरे पार्क की सफाई जो है आप करेंगे, इसके लिए कोई आपको रिमरेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई ऐसी सर्विस दिया जाए जिससे कि जैसे कि आप कहेंगे कि पूरे के पूरे वन में पूरे जंगल में जो है आप पानी देंगे या प्रोनिंग करेंगे या कटाई छटाई करेंगे, जिसके एवज में आपको कोई रिमरेशन नहीं दिया जाएगा, साल भर तक या 2 साल तक आप ऐसा काम करेंगे। तो इस तरह से एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा, नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा, ये सभी जो है कम्युनिटी के वेलफेयर में है। तो ऐसी सजा जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी व्यक्ति को दे सकता है, जो कि बीएनएस में ये नई सजा जो है वो जोड़ी गई है 2023 में। दोस्तों जहां तक सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई सजा फाइन से दंडित है और फाइन नहीं देता है तो उसे एवज में इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। इसके संबंध में सेक्शन 24 करा है। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज द अथॉराइज्ड बाय द लॉ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है अगर कोई फाइन मान लीजिए 50,000 तक का फाइन इंपोज करने की पावर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को 50,000 फाइन किया है और उसने फाइन नहीं जमा किया है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट तो दे सकता है, लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज कह रहा है
कि shall not, it is not an exercise of the power of the magistrate under section 23, यानी मजिस्ट्रेट उतना ही पनिशमेंट देगा जो 23 में जो है मजिस्ट्रेट को बताया गया। फर्स्ट क्लास को 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता है और सेकंड क्लास 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, पहला वाला। दूसरा है shall not where imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence, यानी कि जितनी सजा दी गई है उसका जितनी सजा सब्सटेंटिव ऑफेंस में दी गई है उसका फाइन अगर नहीं देता है तो 1/4 से ज्यादा वो नहीं दे सकता। मान लीजिए 3 साल की सजा है तो 1/4 जो है 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकता। यानी 1/4 से अगर फाइन नहीं दे रहा है, अगर उससे फाइन देने बोला गया है, फाइन नहीं देता है, फाइन देने में डिफॉल्ट करता है, तो जितनी सजा उस अपराध के लिए दी गई है उसका 1/4 से ज्यादा वो जो सजा वो नहीं दे सकता। ये बात जो है सेक्शन 24 में बताई गई। तो दोस्तों इस तरह से पूरा का पूरा जो है सेक्शन 90 से लेकर हम लोगों ने 20 देखा, उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट में सेक्शन 21, 23 एंड 24 जो है देखा। रेस्ट ऑफ द सेक्शन वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।